मेरे माथे पे ये कलंक मत लगाइए। 10 सीटें थी वो घटकर अब जो 5 पे आ गई हैं। तीसरी बार प्रदेश के अंदर सरकार बना पाएगी। और हरियाणा एक और हरियाणवी एक की सोच, आप रोज जब किसी काम को करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम आएंगे। नारनौल का हेडक्वार्टर नहीं जाना चाहिए। उस वक्त आपको टिकट नहीं मिला। सोना रेस्ट हाउस में लगभग 3 बसें भरकर और सुबह 4 बजे सोना पहुंचे बाबूजी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। बाहर से जो लोग आए उनको ज्यादा अवसर दिए गए। नारनौल विधानसभा से सबसे अधिक मतों से आज तक जीतने वाले मेरे पिताजी थे। जो नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु यादव है और आप देख रहे हैं खबर इंडिया लाइव। चुनाव में का बिगुल जो है हरियाणा में बज चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में भाजपा के प्रवक्ता हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता जिन्होंने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पौधे को छोटे से विराट वृक्ष का रूप दिया। कैलाश चंद शर्मा जी उनके सुपुत्र हैं, उनकी राजनीतिक विरासत को ये संभाल रहे हैं। टिकट के जो दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनमें से एक नाम इनका भी चल रहा है। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इनकी दावेदारी है, किस स्थिति में ये भाजपा को देखते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब इनसे करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जो पिछली बार 10 सीटें थी वो घटकर अब जो 5 पे आ गई हैं, क्या इसके बावजूद भी चुनाव के अंदर हरियाणा पार्टी के अंदर जो भाजपा है वो अपनी जो सरकार है वो तीसरी बार बना पाएगी, नहीं बना पाएगी? बहुत सारे सवाल करेंगे, कुछ कड़वे सवाल करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इनसे लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी, खबर इंडिया लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले मेरा जो सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश के अंदर सरकार बना पाएगी? किस तरीके से जो सरकार है उसके कार्यों को आप देखते हैं? क्या इतना काम भाजपा ने किया है कि वो लोगों से तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए अपेक्षा कर पाए या वो सरकार बना पाए, उस जगह पर खड़ी है या नहीं खड़ी है? देखिए हिमांशु जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी और उसके पीछे कारण है, कोई बिना कारण के मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। 2014 से पहले के हरियाणा को आपने देखा है बखूबी, और मैं ये कहूँ कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं नारनौल में, जिसे हम दक्षिणी हरियाणा कहते हैं, अति पिछड़ा क्षेत्र जिसे कहा जाता था, 2014 की पहले की सरकारों को आप देखिए किस प्रकार से भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और किस प्रकार से एक जाति विशेष को बढ़ा करके, हम जातियों की बात नहीं करते हैं, परंतु किस प्रकार से सरकारों ने काम किया वो पूरा हरियाणा जानता है। और 2014 के बाद जो हरियाणा में 2014 में पहले भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा की सत्ता में एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। और हरियाणा एक और हरियाणवी एक की सोच के साथ जैसे पूरे हरियाणा का समान विकास हुआ, वही आधार है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के साथ समान रूप से विकास करने का काम किया। कोई भेदभाव नहीं हुआ, किसी प्रकार का भाई भतीजावाद नहीं हुआ, और उसके कारण से आज हरियाणा की जनता ये सोचती है कि जो विकास का पहिया 2014 में शुरू हुआ था, वो विकास का पहिया रुकना नहीं चाहिए। समान विकास का पहिया, सबका साथ और सबका विकास, सबके विश्वास के जो पहिया है वो रुकना नहीं चाहिए। इसलिए प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। जी, हम नारनौल के ऊपर कुछ बातें और करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी पृष्ठभूमि के ऊपर ले जाना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग अभी उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों का इंटरव्यूज कर रहे हैं जो लोग चुनाव के अंदर टिकट के दावेदार हैं। नारनौल में क्या काम हुआ, क्या हो सकते हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपके पिताजी वरिष्ठ नेता रहे, भाजपा का जो शुरुआती दौर के नेता हैं, जिनको भाजपा का जो छोटा सा पौधा जिन्होंने लगाया था, जो आज विराट वृक्ष बन चुका है, 10 साल लगातार सरकार चला ली, जिसकी कल्पना बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक बुद्धिजीव नहीं करते थे। उसके बाद लेकिन मैं समझता हूं कि उस बात को काफी समय गुजर गया। आज के जो युवा हैं 25-30 साल तक के, उनको जानकारी शायद उतनी ना हो। थोड़ा सा बताएं कि उनकी विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ाया, उन्होंने क्या काम किए और उनके वो क्या काम थे जिनके आधार पर आप ये मानते हैं कि आपकी दावेदारी बनती है या आपके नाम पर भी विचार टिकट के लिए किया
किया जाना चाहिए? जो लोग बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ऐसी? देखिए हिमांशु जी, जो आप विरासत की बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित कैलाश चंद शर्मा जी, जो संघ के समर्पित कार्यकर्ता थे और जिनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ के बतौर संगठन महामंत्री, हिसार जिले के संगठन महामंत्री रहे जनसंघ में, और राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहाँ से हुई। पहले संघ के कार्यकर्ता के रूप में, संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने काम किया और धीरे धीरे पार्टी में विभिन्न पदों पर रहते रहते, खाली जिले में ही नहीं प्रदेश भर में उन्होंने पार्टी में अलग अलग दायित्वों पर काम किया। प्रदेश में महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे और संगठन को जोड़ने का काम किया, एक एक नए नए व्यक्तियों को लाना। और ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करना भी एक अछूत सा माना जाता था, उस समय में संगठन को खड़ा करना, पार्टी के लिए काम करना, क्योंकि जो संघ के संस्कार थे उसमें यही था कि नित्य काम कीजिए। आप रोज जब किसी काम को करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम आएंगे। और उन लोगों के ऐसे असंख्य कार्यकर्ता प्रदेश भर में थे जो भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने जनसंघ को भी और फिर भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करने का काम किया। उसी सूची के अंदर हमारे आदरणीय मेरे पिताश्री पंडित कैलाश चंद शर्मा जी भी थे, जिन्होंने पार्टी को बढ़ाने का काम किया। और बात विरासत की कहें तो मेरे को भी, मैं खुद भी ये मानता हूँ कि मैं भी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह तैयार हुआ। कोई अलग से उन्होंने मुझे कोई ऐसा स्पोर्ट कहूँ या कोई ऐसी चीज़ कहूँ, मैंने उनको देख देख करके सीखा राजनीति, और किस प्रकार से वो कार्यकर्ता से तारतम्य बनाते थे, किस प्रकार से कोई समस्या लेकर आता था तो कैसे उस समस्याओं को सुलझाने का काम करते थे। और उनकी एक बेदाग छवि, ईमानदार, स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट नेता, और जो ईमानदारी का संस्कार है, ये सब संस्कार मैंने उनसे सीखा है। और निश्चित तौर पर वो मेरे आदर्श हैं। मेरे पिता के साथ साथ वो मेरे नेता भी हैं, क्योंकि उनको देख देख कर कैसे काम किया जाता है, कैसे संगठन के प्रति समर्पित होकर काम करना चाहिए। और जब आप संगठन के प्रति समर्पित होते हैं तो आपको अपनी चिंता खुद नहीं करनी होती, फिर संगठन आपकी चिंता करता है। बीजेपी ने सहायक के रूप में 1-2 बार सरकार बनाई, अच्छे पदों पर आपके पिताजी रहे, उनके द्वारा नारनौल में कुछ ऐसे काम करवाए गए उसमें रहते हुए? क्योंकि आपके पिताजी ना केवल नारनौल के, जो अपने समय के अंदर जब भाजपा इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी तो उस वक्त प्रदेश के बड़े नेता थे, तो कुछ ऐसे काम जिनको लगे कि हाँ कुछ ऐसी विरासत आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसको आपसे भी ऐसी अपेक्षा की जाए? देखिए हिमांशु जी, 1982 में मेरे पिताजी ने पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, कमल के फूल पर 1982 में लड़ा था। लगभग 18,000 वोट उस समय आए थे। उसके बाद 87 के अंदर देवीलाल जी, डॉक्टर मंगल सेन जी, दोनों ने बैठकर पार्टी का गठबंधन हुआ और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। उसमें हमारे पिताजी हरियाणा में बनने के बाद नारनौल विधानसभा से सबसे अधिक मतों से आज तक जीतने वाले मेरे पिताजी थे, जो लगभग 23,000 वोटों से उन्होंने 87 का चुनाव जीता। और चुनाव के बाद जब वो विधायक बने तो उन्होंने, क्योंकि शिक्षा के प्रति उनका लगाव सदा रहा और उनकी सोच थी कि हमारा जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें बच्चों को अवसर मिले, वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, उसी सोच के साथ उन्होंने 1974 के अंदर एक विद्यालय का भी शुरुआत की थी, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से, बाल मंदिर के नाम से। तो उसी सोच के साथ वो जैसे ही विधायक बने, उन्होंने पहला काम, क्योंकि महिला विद्यालय नहीं था हमारे यहाँ, तो नारनौल में महिला विद्यालय बनाने का काम हमारे बाबूजी के समय में, उन्होंने उस सरकार के समय में ये काम करवाने का काम किया। और ऐसे अनेकों काम थे जो काम बाबूजी ने अपने समय में किए। एक बार ऐसा वक्त भी आया कि जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, और ये विषय आया, जो विषय आजकल भी चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ को जिला बनाना चाहिए, हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ जाना चाहिए। ऐसा ही एक दौर 1987, 88, 89 के अंदर भी आया था, जब रेवाड़ी को जिले बनाने की मांग चल रही थी पुरजोर। और हरियाणा ही नहीं, देश के बड़े, मैं कहूँगा सम्मानित नेता हमारे ताऊ देवीलाल जी रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हुआ करते और बाबूजी उस सरकार के अंदर विधायक थे। तब ये विषय आया कि भाई रेवाड़ी को जिला बनाया जाएगा, नारनौल का हेडक्वार्टर रेवाड़ी ले जाया जाएगा। तो उस समय में बाबूजी ने उसको सरकार में रहते हुए भी उसका पुरजोर विरोध किया
मैं तो बड़ा उस समय में मेरी कम आयु थी, परंतु ध्यान में तो चीज़ें हैं ही, और वो लोग भी बताते हैं कि किस प्रकार से बाबूजी कोर्ट के अंदर गए, सभी वकीलों से बात की, भाई ये समस्या है और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जनप्रतिनिधि के नाते मैं सजग रहूँ और आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, नारनौल का हेडक्वार्टर नहीं जाना चाहिए। तो महावीर चौक पर धरने पर भी बैठे, ताऊ देवीलाल जी सिक्कर से नारनौल होकर गुड़गांव जाना था, उन्होंने अपना रूट चेंज किया, फिर वो सोना चले गए। सोना रेस्ट हाउस में लगभग 3 बसें भरकर और सुबह 4 बजे सोना पहुँचे बाबूजी, और सब लोगों ने देवीलाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने पूछा भाई कैसे आए हो। तो बाबूजी ने कहा था जी ऐसा है, अगर आप जिला बनाना चाहते हो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप रेवाड़ी को जिला बनाइए, हमें कोई दोष नहीं है, परंतु मैं यहाँ का विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ नारनौल का, मेरे माथे पे ये कलंक मत लगाइए। और ये जो संघर्ष है, बोले भाई आप तो विधायक हैं, पार्टी के सत्ता के विधायक हैं, आप रोड पर बैठे हैं। बोले ताऊ जी ये संघर्ष हमने आपसे सीखा है, आपने जैसे संघर्ष करके हरियाणा को बढ़ाया है पार्टी के साथ मिलकर, हमने आपसे संघर्ष सीखा है, मेरे माथे पे कलंक मत लगाइए, आप नया जिला बनाइए, हम नारनौल को हम हमारे हेडक्वार्टर रहने देना चाहिए। तब ये हेडक्वार्टर नारनौल रुका था। और अनेकों कार्य 87 के अंदर में ये कहूँ हिमांशु जी, इस क्षेत्र में अगर विकास का काम कभी भी हुआ है, चाहे वो 87 से लेके 91 की सरकार हो, चाहे वो 96 से लेके 99 की सरकार हो, इस क्षेत्र में अगर विकास किसी सरकार ने किया है तो वो भाजपा की सरकार ने किया। तो सारे विकास के काम 87 से 91 तक विकास के काम खूब हुए नारनौल के अंदर। उसके बाद जब 96 में भाजपा की सरकार बनी हरियाणा विकास पार्टी के साथ, चौधरी बंसीलाल जी के साथ, तब बाबूजी डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड थे, हमने बाबूजी ने यहाँ चुनाव लड़ा था, कुछ ही वोटों से रह गए थे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने पार्टी छोड़ करके चुनाव लड़ा था, तो उनकी वजह से जितने वोट उन्होंने लिए उतने ही वोटों से हम लोग रह गए थे। उसके बावजूद भी पार्टी का में जो उनका कद था, जो समर्पण भाव था, पार्टी ने अवसर देकर उनको डिप्टी चेयरमैन, एक दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री उनको बनाया। और उसके बाद नारनौल में आप देखिए सुभाष पार्क, जो पूरे हरियाणा में एक पार्क बनना था, वो बाबूजी ने चौधरी बंसीलाल जी से आग्रह करके कि सुभाष चंद्र बोस जी नारनौल में एक दिन रुके थे, इसलिए पार्क नारनौल को मिलना चाहिए, वो सुभाष पार्क मिला। बस का डिपो नारनौल में आया, जो छलक नाला है उसका निर्माण का काम बाबूजी ने कराया। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम कि पहले नारनौल को बजट का पैसा सिर्फ मंत्री की ग्रांट से पैसा आता था, परंतु एक ऐसी व्यवस्था तैयार करवाई कि हरियाणा के बजट का पैसा जो अलग अलग नगर निगम, नगर पालिकाओं को मिलेगा, उसमें नारनौल को भी ऑटोमेटिक मिले, वो व्यवस्था भी बाबूजी ने अपने समय में करवाई। और खाली नारनौल का, जैसे मैंने बताया 87 में महिला कॉलेज बनाया, तो 96 में कृष्णनगर कॉलेज बनाने का काम भी बाबूजी ने किया, क्योंकि उस समय परिसमन से पहले ये गोद बलावा ये सारा इलाका नारनौल में आता था। चाहे नारनौल की सड़कों का काम हो, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बने। 2014 के अंदर भाजपा के विधायक ओम प्रकाश यादव जी बने, उसके बाद वो मंत्री भी रहे। इनके समय में भी, मतलब ये जो हमारे 10 साल का कार्यकाल है, आप देखेंगे पूरे नारनौल के चारों तरफ, जहां नारनौल बाईपास की मांग करता करता थक गया था, वहां नारनौल के चारों तरफ नेशनल हाईवे का जाल बिछा हुआ है। आप चंडीगढ़ जाइए मात्र 4 घंटे में। 2014 से पहले आप चंडीगढ़ जाते थे, आपको 10 बार सोचना पड़ता था, 10 से 12 घंटे बस में लगते थे और 8 से 9 घंटे गाड़ी के अंदर लगते थे। जयपुर जाने के लिए 6 घंटे का वक्त लगता था, आज वो 2.5 घंटे का वक्त हो गया। दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, आज वो वक्त घट करके 2.5 घंटे का वक्त हो गया। तो रोडों का जाल बिछाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज लगा लीजिए, लॉजिस्टिक हब लगा लीजिए। और हमारी जो नारनौल की कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एमए की 2-3 क्लासें होती थी, आज 20 से 22 क्लासें होती हैं। तो हर क्षेत्र में भाजपा इस क्षेत्र के लिए वरदान के रूप में रही है भारतीय जनता पार्टी। जब जब भाजपा मजबूत हुई है इस क्षेत्र में, तब तब नारनौल का ही नहीं पूरे जिले का विकास हुआ है। अब बसई खुडाना में आईएमटी भी आने वाला है, लॉजिस्टिक हब की बात मैंने आपको बताई थी, रोडों का जाल जैसे बिछा वो मैंने बताया। और सबसे बड़ा काम, इस क्षेत्र को नौकरियों में जितना भेदभाव, पानी के लिए जितना भेदभाव, हमारे यहाँ लोगों ने गेहूं नहीं होता था, अगर थोड़ा बहुत क्षेत्र छोड़ दे तो बाजरे की फसल, चने की फसल, इसके अलावा कुछ होता नहीं था। मौसमी फसलें होती थी। आज टेल तक, आज राय मलिकपुर तक भी पानी है, आज बायल तक भी पानी है।
पूरे इस दक्षिणी हरियाणा में नहरी पानी लिफ्टिंग के माध्यम से, क्योंकि देखो आप, मैं इन सरकारों का बताऊं, 2014 से पहले की सरकारों का, हमारे घर में एक मोटर होती है ना, उसको भी हम 1 साल में 2 साल में उसको ठीक करवाते हैं। हरियाणा बनने के बाद जो नहरी पानी जो हमारे यहाँ आता है, क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन के सिस्टम से आता है, नारनौल बहुत ऊंचाई पर है, उनकी मोटरें ठीक नहीं हुई थी इन लोगों से 2014 से पहले, ये भाजपा सरकार ने किया। तो ऐसे अनेक काम किए। मैं तो कहता हूँ जब भाजपा मजबूत हुई है, इस क्षेत्र ने विकास को देखा है, विकास को समझा है और विकास को जिया है। चलिए, भाजपा के विकास पे हम एक बार फिर बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं फिर से प्रश्न आपके खुद के प्रश्न पे आता हूं कि आप अपने आप को दावेदार कैसे मानते हैं? आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे, आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से तलखी रही, आपके पिताजी इतने कद्दावर नेता थे, उस समय से भाजपा से जुड़े रहे, जिस समय भाजपा का कहते हैं कि नाम लेवा भी नहीं था, कोई थोड़ी मोड़ी सीटों पर ही चुनाव लड़ते थे गठबंधन में, तो 1-2 बार सरकार में आ गए, लेकिन पूर्ण बहुमत की कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसके बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी, उस वक्त आपको टिकट नहीं मिला, तो उसका कोई दुख है आपको, या आपको लगता है कि भाजपा के जो लोग थे, बाहर से जो लोग आए उनको ज्यादा अवसर दिए गए और जो भाजपा के अंदर के लोग थे उनको थोड़ा सा नकार दिया गया, ऐसा माना गया कि शायद ये लोग अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे? या आपको लगता है कि अब जो भाजपा की स्थिति है, दोबारा से भाजपा को अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिए, वहां पर आप अपने आप को कहां खड़ा हुआ पाते हैं? और आपका जिला अध्यक्ष रहते हुए कुछ जो संघर्ष रहा, तहसीलदार से झगड़ा, कुछ ऐसे विवाद, कुछ चीजें लगातार चर्चा में रहे, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए हिमांशु जी, मैं जिस राजनीतिक संगठन से आता हूं और जिन संस्कारों में मैं पला बढ़ा हूं, मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूं, संघ का 2य वर्ष का मैं स्वयंसेवक हूं, और दावेदारी हमारे यहाँ विषय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी दावेदारी है मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ। ये या तो हमारा पार्टी संगठन तय करेगा, जिसको अवसर मिलेगा, हमें पार्टी अगर ये अवसर देती है तो हम इस शहर की, इस क्षेत्र की सेवा करेंगे, और पार्टी किसी और को अवसर देती है तो उसके साथ लगकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये ठीक है कि राजनीतिक रूप से एक कार्यकर्ता होता है, उसके मन में इच्छाएं होती हैं, परंतु हमारे यहाँ एक और भी चीज़ है कि सूचना के बाद, फिर जो सूचना आ गई उसके बाद हम उस सूचना के आधार पर काम भी करते हैं। तो पार्टी में ठीक है कि पार्टी में लगभग मैं पिछले 25 वर्षों से पार्टी के विभिन्न पदों पर हूँ। पहली जिम्मेवारी पार्टी ने मेरे को दायित्व युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के रूप में मैं रहा। उसके बाद पार्टी ने जब मेरा काम देखा तो मुझे जिले का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद मैं प्रदेश में मंत्री रहा युवा मोर्चा में, प्रदेश में युवा मोर्चा का प्रवक्ता भी रहा। फिर दोबारा पार्टी ने मेरे को मंत्री बनाया। फिर मेरे को राष्ट्रीय टीम में काम करने का अवसर मिला अनुराग ठाकुर जी के साथ। मैं राजस्थान का सहप्रभारी रहा, फिर मध्य प्रदेश का सहप्रभारी रहा, फिर वीरेंद्र मस्त जी हमारे जो पूर्व सांसद रहे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, उनके साथ मैंने किसान मोर्चा में काम किया और मध्य प्रदेश में सहप्रभारी के नाते मैंने काम किया। तो एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। पिताजी को पार्टी के लिए संघर्ष करते देखा है। मैं ये कहूँ कि मेरा तो पालन पोषण ही राजनीतिक विचारधारा, संगठन की विचारधारा और उसी छतरी, उसी छाया के नीचे हुआ है। मेरा 1976 का जन्म है। 75 में इमरजेंसी लग गई थी। 75 में पिताजी जेल में थे। कितने वर्ष जेल में? वो लगभग 6 महीने जेल में रहे और संगठन के लिए काम भी करते रहे। हिसार में काम करते थे। बीच में हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए तो फिर वो जेल से आए थे उनके संस्कार के लिए। और मैं तैयार भी एक कार्यकर्ता के रूप में ही हुआ। मैंने कहा पार्टी में पोस्टर भी लगाए हैं, झंडे भी लगाए हैं। जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता काम करता है वैसे उन कार्यकर्ताओं के साथ मैंने काम किया है। जिला अध्यक्ष के दौरान जो तहसीलदार से एक विवाद हुआ था और आपको सत्ता में होते हुए ऐसे आमने सामने कैसे होना पड़ा? नहीं, देखिए वो एक अलग विषय है। अभी मैं आपको अपना जिस प्रकार से अपने अनेक सवाल किए कि बाबूजी की विरासत, ये विरासत एक चुनौती की तरह है। क्योंकि जब आप काम करते हैं
और जब आप जिस परिवार से आते हैं, जिस विरासत से आते हैं, मैं विरासत नहीं कहूँगा कि एक संगठन के वो सच्चे समर्पित कार्यकर्ता थे, वो जो संस्कारित कार्यकर्ता थे, उनके संस्कार और उन पर खरे उतरने की जो चुनौती आपके सामने होती है, एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि आपको एक भी कोई भी काम आप कदम उठाते हैं तो आपका आकलन जो है वो एक विराट स्वरूप के साथ होता है। अब हर व्यक्ति जो आकलन करता है, यार पंडित जी की बात अलग है, पंडित जी क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन पार्टी को दिया था, वो तप करके नेता बने थे, सत्ता से महत्वपूर्ण उनके लिए कार्यकर्ता था, सत्ता से महत्वपूर्ण कार्यकर्ता भी था, वो संघर्ष से नेता बने थे। अब उनके साथ आपका कंपैरिजन होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए आपको कदम दर कदम आपको संभलना भी होता है, संभालना भी होता है और चुनौतियों को फेस भी करना पड़ता है। जब सामान्य कार्यकर्ता जितना काम करता है उससे ज़्यादा आपको काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने आपका कंपैरिजन एक इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ हो रहा है जिसने अपने जीवन के 50 वर्ष संगठन को दिए। आपका कंपैरिजन सीधा उनके साथ होगा, तो उसमें आपके पास चुनौतियां बहुत है, परंतु अवसर भी है कि जब उनको आपने बढ़ते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है, तो हमने सीखा भी बहुत कुछ है। तो एक कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो हम ये भी विचार करते हैं कि भाई वो होते तो वो क्या करते, तो वैसा ही काम हम करने का काम करते हैं। तो उसमें चुनौती भी है, अवसर भी है, दोनों ही चीजें हैं विरासत में। परंतु हमारे पिताश्री ने एक ही चीज समझाई थी कि बेटा, ये अगर आपका राजनीति का शौक है, देखो दो तरीके हैं, या तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने विद्यालयों का निर्माण किया है, अगर आप ठंडी छांव में एसी की नींद लेनी है, मतलब अपने जीवन को वैसा बनाना है, तो आप विद्यालय में बैठिए, अपना काम कीजिए, ये भी सेवा का प्रकल्प है, इसमें सेवा कीजिए। अगर जनता के बीच में जाना था, वो चुनौतियां हैं, उसमें आधी रात को भी आपको उठ करके जाना पड़ेगा, दिन में भी भोजन की थाली छोड़कर भी जाना पड़ेगा। तो अगर इन चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हो तो काम कीजिए। और कभी फेवर नहीं किया कि हाँ भाई किसी को कहो जी इसको ये बना दो, ये बना दो, कभी नहीं किया। उन्होंने एक ही काम कहा, भाई काम करो। भाजपा की एक खूबसूरती है कि कार्यकर्ता जो काम करता है उसको उसका फल भी मिलता है, उसको उसकी चिंता भी संगठन ही करता है। लेकिन तो हमने यही सोचकर काम में लगे रहे हमेशा। लेकिन 2014 के बाद कई लोग ऐसे कहते हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को ज्यादा सम्मान मिल रहा है और जो लोग पार्टी से पुराने जुड़े हैं उनको नजरअंदाज कर दिया। इसी के अंदर मैं एक और बात जोड़ूंगा, अगर कल को आपको टिकट मिल जाती है और आप चुने जाते हैं यहां से, तो आपकी नजर में कार्यकर्ता कहां पर खड़ा होगा? क्या वो एक आम व्यक्ति की तरह होगा या वो वास्तव में कार्यकर्ता का जो सम्मान किसी टाइम में पार्टियां देती थी वैसा होगा? भाई हिमांशु जी, आपने तो सवालों की बौछार कर दी। अगर आप ऐसे बौछार पे बौछार करेंगे तो कुछ सवाल आपके किए हुए सवाल छूट भी जाएंगे। मैं आपकी धीरे धीरे एक एक बात पर आता हूँ। जैसे आपने कहा 2014 में टिकट कटी, बाहरी लोग आए। देखिए, जब परिवार बढ़ता है, जब चुनौतियां बड़ी होती हैं, 2014 से पहले देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में कांग्रेस आकंठ डूबी हुई थी, जमीन से आसमान तक का घोटाला था और जनता त्राहिमाम कर रही थी, तब बड़ा संकल्प था पार्टी के सामने कि इस भ्रष्टाचार से देश की जनता को, प्रदेश की जनता से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। तो उसके लिए पार्टी ने चुनाव लड़ा। 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और वही चुनौती गाहे बगाए हरियाणा के लिए भी थी कि हरियाणा में हुड्डा जी का जो 10 साल का शासन था, उस शासन में आपने देखा होगा किस प्रकार से भाई भतीजावाद, पूरे हरियाणा का बजट सिर्फ रोहतक, सोनीपत और झज्जर में चला गया था। और सिर्फ विधानसभा के नाम पे, जैसे आज हुड्डा जी कहते हैं कि फुल स्टॉप हरियाणा, क्योंकि इन्होंने हरियाणा को फुल स्टॉप किया था। इन्होंने हरियाणा को फुल स्टॉप किया, बजट का 90% रोहतक, सोनीपत और झज्जर में लगाकर। इन्होंने हरियाणा को फुल स्टॉप किया जाति विशेष को नौकरियां देकर। इन्होंने हरियाणा को फुल स्टॉप किया पूरी सरकार को प्रॉपर्टी डीलिंग में लगाकर। तो उसी विचार के साथ हुड्डा जी आज भी काम कर रहे हैं। तो उस समय इतनी बड़ी चुनौती थी कि हरियाणा और प्रदेश को कैसे इन भ्रष्टाचारियों से बचाया जाए। तब बड़ा कुनबा करना था, बड़ा परिवार बढ़ाना था। तब राव इंद्रजीत सिंह जी जो हमारे कद्दावर नेता हैं भाजपा के और तीसरी बार मंत्री बने हैं, इन्होंने भाजपा ज्वाइन की, मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताई। और उस समय जो पार्टी ने निर्णय किए उसमें ओम प्रकाश यादव जी को टिकट मिला, पूरी पार्टी उसमें लड़ी, वो जीत करके आए। 2019 के अंदर भी बहुत जोर शोर से हमने भी टिकट के लिए आग्रह अपना किया। पार्टी ने तय किया कि वे ओम प्रकाश जी को लड़ाएंगे। तो ओम प्रकाश जी के
उसमें पूरी पार्टी लगी, पूरी टीम हमारी उसमें लगी हुई थी। पूरे चुनाव में हमने अपने चुनाव की तरह चुनाव लड़ा वो, और वो विधायक भी बने और मंत्री भी बने, और उन्होंने भी अपने 10 साल के कार्यकाल में काम भी किए। जो सरकार के द्वारा जो नारनौल के विकास में जो भी संभव हो सकता था, उनका भी उसमें योगदान है। कैसे संबंध है आपके अभी ओम प्रकाश जी से, या 10 साल में कैसा संबंध रहे, या जब आप जिला अध्यक्ष थे जब उनसे मिलते थे किसी कार्य के लिए, या वो आपसे तो कैसा तालमेल रहता था? तालमेल, क्योंकि प्रतिद्वंदी तो थे। नहीं, कोई प्रतिद्वंदी, देखो प्रतिद्वंदी जैसी कोई भावना नहीं है। भाजपा में क्या है कि आप कार्यकर्ता हो, टिकट मांगना सबका अधिकार है। अपने आप को उसके लिए पार्टी के सामने विषय रखना, जी मैं भी चुनाव में जाना चाहता हूँ, परंतु जब टिकट फाइनल हो जाए, जब ये हो जाए कि हमारा प्रत्याशी ये है, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि भाजपा का प्रत्याशी कमल का फूल है, जो कमल का फूल लेके आएगा वो हमारा प्रत्याशी है। ओम प्रकाश जी को दिया, हमने उसके साथ काम किया और मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आदरणीय हैं, बड़े हमारे पिताजी की आयु के हैं वो, और मैं जिला अध्यक्ष रहते भी मेरे को बहुत सहयोग मिला उनका। कभी किसी बात पे हमारा कोई विवाद मनमुटाव ऐसा कभी नहीं रहा। 2014 से 24 के बाद में भी बाहर में लोग कुछ कोई कैसी बातें कहीं, वो अलग विषय, अलग अलग तरह के लोग हैं, परंतु हमारे संबंध सभी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता की बात पर मैं वापस आता हूं, जो हम कार्यकर्ता की बात कर रहे थे कि अगर आप कल को विधायक बन जाते हैं, टिकट मिल जाती है और विधायक बन जाते हैं, तो आप कार्यकर्ता के साथ कैसे रहेंगे? कार्यकर्ता जो नारनौल से आपके बूथ पे लगेगा, आपके साथ लगेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान कार्यकर्ता हैं, उनको कैसा महसूस होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपने आप को छटका हुआ जरूर महसूस कर रहा है। आप इस बात को माने या ना माने, क्योंकि हम भी लोगों से बात करते हैं, तो उनको मजबूत करने के ऊपर आपका कुछ फोकस रहे, क्योंकि आपने कहा कि मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूं, तो संगठन तो एक एक व्यक्ति को लेकर चलता है। देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये है कि पार्टी हमें क्या जिम्मेवारी देती है, क्या दायित्व लगाती है। अगर पार्टी कहेगी कि भाई आपको नारनौल के जनसेवक के रूप में काम करना है और पार्टी चुनाव लड़ाएगी, तो हम निश्चित तौर पर चुनाव भी लड़ेंगे, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग हमारे नेता हैं, उनके सहयोग से इस सीट को भाजपा की झोली में डालने का भी काम करेंगे। और रही बात जो भविष्य की आप बात कर रहे हैं एज ए विधायक, और वो सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि एक भाजपा के और संघ के स्वयंसेवक होने के नाते मैं अपने आप को सबसे पहले एक कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ। मैं जब संघ की शाखा का मेरे अच्छे से ध्यान है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और आज जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल जी, हमारे संगठन मंत्री हुआ करते, उससे पहले विभाग प्रचारक हुआ करते, तब मैं संघ का कार्यकर्ता था, संघ का स्वयंसेवक था। जब वो विभाग प्रचारक थे तो मैं मुख्य शिक्षक हुआ करता हाउसिंग बोर्ड की शाखा था। तो मैं आज भी अपने आप में संघ का स्वयंसेवक देखता हूँ। आज भी अपने आप में मैं कार्यकर्ता तो मैं हूँ ही भारतीय जनता पार्टी का, और उस नाते से मेरे लिए कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता होना एक गौरव की बात है। मेरे लिए किसी भी पद से सबसे बड़ी चीज मेरे लिए है तो वो ये है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। ये मेरे लिए मायने रखता है। ये चीज मेरी कभी पूर्व नहीं हो सकती। मैं कभी पूर्व स्वयंसेवक नहीं हो सकता, मैं कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं हो सकता। और जो पद हैं, जिला अध्यक्ष रहे तो पूर्व हो गए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे तो पूर्व हो गए, वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता हैं, कल कोई नई जिम्मेवारी मिलेगी तो पूर्व हो जाएंगे, परंतु मैं पूर्व कार्यकर्ता नहीं हो सकता, पूर्व स्वयंसेवक नहीं हो सकता। इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है, और उस चीज़ को मैं समझता भी हूँ क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूँ। तो कभी ऐसा अवसर जब पार्टी देगी और जनता भी देगी तो निश्चित तौर पर जब मैं कार्यकर्ता हूँ तो मैं कार्यकर्ता की पीड़ा को भी समझता हूँ, कार्यकर्ता की परिस्थिति को भी समझता हूँ, और कार्यकर्ता भी मुझ में विश्वास भी रखता है कि भाई हमारे साथ का कार्यकर्ता है, हम और वो साथ बढ़े हैं। चलिए मैं और सीधा प्रश्न पूछता हूं। आजकल कहा जाता है कि बीजेपी के राज के अंदर पिछले 10 वर्षों में, दूर की बात नहीं करते, इलाके में अधिकारी हावी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता सीधे अधिकारियों के पास जा नहीं पाते, और वो तो क्या अगर कल को आपके पास ऐसी पावर आती है तो कोई अधिकारी किसी दूसरे क्षेत्र से आकर किसी कार्यकर्ता को हड़का पाएगा, वो काम करवा पाएंगे अपने मजबूती से जो काम उनके होने चाहिए? नहीं। देखिए ऐसा है, हड़काने वाला तो कोई विषय नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, संगठन के प्रति समर्पण भाव है। और आपने देखा होगा कि 2014 से पहले जब हम 14 के चुनाव में गए थे
तो हमने जनता के बीच में एक बात रखी थी, एक विषय रखा था कि भाइयों आज जो सरकार है वो सिर्फ माथे देख करके टीका निकालने का काम करती है। चौटाला के शासन में भी किस प्रकार से नौकरियों में भ्रष्टाचार हुए, उनको जेल तक जाना पड़ा। हुड्डा ने भी किस प्रकार से सिर्फ 3 जिलों के लोगों को नौकरी दी। और हमने जनता के बीच में रखा था कि भाजपा को अगर अवसर मिलेगा तो हम समान रूप से योग्य लोगों को नौकरियां देंगे, योग्य लोगों के काम करेंगे, हरियाणा एक हरियाणवी एक की तर्ज पर काम करेंगे। और पार्टी ने सरकार बनने के बाद वही किया। अब उसको कोई, क्योंकि विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि भाई पार्टी के अंदर कलह बढ़े और पार्टी के अंदर अविश्वास बढ़े, तो विपक्ष ये कहता है कि भाई संगठन के ऊपर अधिकारी हावी है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है कि कुछ लोग 10-5% कुछ अधिकारी ऐसा कुछ करते होंगे तो उनको समय समय पर जवाब भी मिलता है। जैसे आपने कहा था कि भाई तहसीलदार के प्रति आपकी तलखी, वो विषय मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं था। पूरा शहर जानता है किस प्रकार से, शायद विकास नाम था, क्या नाम था उसका तहसीलदार का, किस प्रकार से वो आमजन को परेशान करता था। हमने अपना विषय कई जगह रखा भी। ग्रीवेंस कमेटी के मीटिंग में उसने मतलब जिस प्रकार से उसने अपना व्यवहार दिखाया, उसके प्रति आक्रोश था, उसका हमने विरोध किया। और उस समय जो हमारे मंत्री थे जेपी दलाल जी, बड़े वरिष्ठ हमारे नेता हैं भाजपा के, उन्होंने उस पर तुरंत संज्ञान भी लिया। जेपी दलाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बात करी। मैं जी ऐसा विषय, पूरा शहर परेशान है इस आदमी से, और सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। मंत्री जी ने भी उसमें मुख्यमंत्री जी से बात की और सरकार ने तुरंत उसको सस्पेंड किया। तो अगर हम ये कहें कि अधिकारी हावी हैं, अगर अधिकारी हावी होते तो सस्पेंशन नहीं होता उसको सस्पेंड भी किया। कुछ जगह हो जाता है कि कभी कभी कार्यकर्ता की उसमें कुछ अधिकारी ऐसा करते हैं तो उसका वो होता भी है, परंतु ये है कि कार्यकर्ता के सम्मान से ना हमारे परिवार ने कार्यकर्ता को हमेशा ऊपर रखा है, क्योंकि हम खुद भी कार्यकर्ता, तो हमें पता है कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार हमारे लिए ये महत्वपूर्ण ये है कि हमारी सरकार जनता के लिए है, जनता के काम करने के लिए है। अगर उसमें कोई अधिकारी भी रोड़ा बनता है तो फिर उसके ऊपर भी एक्शन हो, ये हमारी मंशा हमेशा से रहती है। कार्यकर्ता के सम्मान में कोई कमी ना आए, ये हमारी भावना रहती है। और सरकार बनी हुई है और सरकार विकास का काम कर रही है, उसमें कोई अधिकारी रोड़ा बने तो उस पर एक्शन हो, ये हमारा विश्वास है। ये होना भी चाहिए, होता भी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर अभी लोकसभा चुनाव होकर हटे हैं और विधानसभा चुनाव सर पे खड़े हैं, किसी भी वक्त उनकी घोषणा हो सकती है कुछ दिनों के अंदर। तो 10 सीटें थी और प्रचंड बहुमत से 2019 में जीती थी, बड़े मार्जिन से, एक तरफा। अगर एक रोहतक को छोड़ दें तो कहीं 2 लाख से, कहीं 3 लाख से, कहीं 4 लाख से, ऐसे मार्जिन से जीती। अब की बार वो मार्जिन तो कम हुआ ही हुआ, सीटें भी 10 में से 5 रह गई हैं। और जब 10 की 10 जीती थी तो उसके बाद जब चुनाव हुआ था तो उसमें भी कुछ बहुमत से 6-7 सीटें कम रह गई थी। तो इस बार जब 5 सीटें हैं तो क्या आपको लगता है कि भाजपा अब जो चुनाव होंगे उसमें सरकार बना पाएगी? कितनी संभावनाएं आप देखते हैं उसके अंदर? हिमांशु जी, 2014 के अंदर देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, हरियाणा में हमने सरकार बनाई। 2019 में हमारा बहुमत बढ़ा और हमने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। 300 सीटें हम जीते, 303 सीटें। हरियाणा में भी हमने सरकार बनाई। किन्हीं कारणों से, अलग अलग कारण थे उसके, बहुमत कम रहा, सरकार स्थिर सरकार देनी थी। हमने नई जेजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाई, सरकार चलाई भी। लोकसभा चुनाव को आप अगर देखेंगे, जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार 10 साल से एक मजबूत सरकार चल रही थी, जिसने पूरे विश्व पटल पर भारत की छवि को मजबूत करने के साथ साथ विश्व ने भारत के नेतृत्व को सराहा भी। किन विपरीत परिस्थितियों में, कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी इस सरकार ने काम किए। परंतु इंडी गठबंधन, इंडिया अलायंस हुआ, उसने अलायंस ने प्रोपेगेंडे फैलाए, ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, और सारे विपक्ष ने देश का जो विकास का पहिया चल रहा था उसको रोकने का प्रयास किया।
और उसके लिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे फैलाए कि ये इतिहास बदल देंगे, ये भूगोल बदल देंगे, ये संविधान खत्म कर देंगे। जबकि कांग्रेस ने इस संविधान में अगर सबसे ज्यादा संशोधन हुआ है तो कांग्रेस ने संशोधन किया है। शाहबानो केस में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल करके और संविधान संशोधन किया। और इन्होंने ऐसा बरगलाने का लोगों को किसान के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर बरगलाया। उसके कारण से हम हरियाणा में भी ये बात ठीक है कि हमारी 10 सीटें थी, 10 सीटों से हम 5 पर आ गए, बल्कि 2 सीटें हमने बहुत कम मार्जिन से हम रह गए थे, क्योंकि इंडी अलायंस लड़ रहा था और भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ रही थी। बावजूद उसके भी हमारा वोट परसेंट सबसे अधिक रहा हरियाणा में। और जहां कांग्रेस ने 46 सीटें जीती विधानसभा के हिसाब से, वह भारतीय जनता पार्टी ने 44 सीटें जीती, सिर्फ 2 सीटों का अंतर है। और वोट परसेंट भी हमारा अधिक रहा। और जो कांग्रेस की स्थिति है आज, कांग्रेस खूब कह रही है कि भाई हम 5 सीटें जीत गए, हम सरकार बनाएंगे। कैसे बनाओगे सरकार? और हुड्डा की सरकार बनेगी कैसे? कांग्रेस का मतलब हुड्डा और हुड्डा का मतलब कांग्रेस है। आपने 10 साल शासन चलाया था, आपने हरियाणा के साथ क्या किया? क्या जनता भूल गई है? और कांग्रेस में जो सरकुटोबल है, आज पहले कांग्रेस में एसआर गुट था, अब एसआरवी गुट है। क्या कारण है? अगर आप 5 सीटें जीत गए, आपके पक्ष में इतना माहौल था, तो उसके बावजूद भी आपकी इतनी बड़ी कद्दावर नेता, दक्षिणी हरियाणा का, पूरे हरियाणा की चौधरी बंसीलाल जी, जो हरियाणा के विकास पुरुष कहे जाते हैं, उनकी विरासत की नेता किरण चौधरी जी 5 सीटों आने के बाद भी कांग्रेस छोड़ के जा रही है, भाजपा में आती हैं। आपकी सीएलपी की लीडर श्रुति चौधरी जी, सीएलपी की नहीं, इसकी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके पीछे कारण था, उनको पता था। किरण चौधरी जी ने तो कहा भी है कि हमने बहका के वोट लिए थे। कांग्रेस ने कहा था कि भाई संविधान का डर दिखाओ, आरक्षण का डर दिखाओ, उससे वोट मिला हमें। तो उनको पता था कि कांग्रेस कहीं भी आने वाली नहीं है। आज जब किरण चौधरी एसआर के गुट से अलग हुई, तो उस गुट में नए कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह आ गए, और वो गुट बराबर एसआरवी गुट है। कांग्रेस का संगठन नहीं है, जीरो संगठन है। कांग्रेस में कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई प्रदेश की टीम नहीं है। अध्यक्ष के नाम पर एक अध्यक्ष है और एक उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक मजबूत संगठन के आधार पर निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार मजबूत सरकार बनाएंगे, और इसमें किसी प्रकार का कोई मत नहीं। अभी आपने नायब सैनी जी का नाम लिया। मेरा जो प्रश्न है अगला, 2 प्रश्न मिलाकर, एक नायब सैनी जी को लेकर और एक अहिरवाल को लेकर। नायब सैनी जी सैनी कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, उनको सीएम बनाने का कितना लाभ होगा? और वो भी अहिरवाल में, जो 10 सीटें अहिरवाल की लगभग बताई जाती हैं, गुड़गांव की, रेवाड़ी की और महेंद्रगढ़ जिले की जो सीटें हैं, उन पर क्या फायदा होगा? और उसके अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी तब क्या काम हुआ था और बीजेपी में क्या काम हुआ, और उस काम को आप कैसे बेहतर मानते हैं? आपको कैसे लगता है कि बीजेपी ने बेहतर किया? और 2 बार जो सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें अहिरवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अहिरवाल को अगर हटा दिया जाए, अहिरवाल की सीटें हटा दिया, तो सरकार बननी बहुत मुश्किल थी। तो अब तीसरी बार अहिरवाल, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी के साथ जाएगा या कुछ छिटक जाएगा, या क्या ऐसे काम है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि अहिरवाल तो बीजेपी के साथ ही खड़ा रहेगा? या अभी, क्योंकि दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि अब की बार अहिरवाल के अंदर भी कांग्रेस का प्रभाव है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मैं कहूँगा कि आपने कहा कि ओबीसी चेहरा, वो सारी बातें ठीक है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, जो संस्कार है, वो है कि पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़े अवसर देती है। और उसी दिशा में पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे 9-9.5 साल तक। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी हमारे जिला अध्यक्ष भी रहे युवा मोर्चा के, मेरे साथ हम जिला अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे। एक कार्यकर्ता के रूप में उनका विकास हुआ, और आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने एक कार्यकर्ता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और निश्चित तौर पर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद
एक नई ऊर्जा भी का भी संचार हुआ और कार्यकर्ता जुड़े भी हैं। और जैसा कि आपने कहा ओबीसी में अपना सारा समाज आता है, जाति को देखकर नहीं परंतु एक कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता के विकास करने के रूप में उनको पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़े भी हैं और अगला भी चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ेंगे और निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। रही बात आपने कही अहीरवाल को, पार्टी के साथ अहीरवाल का बहुत जुड़ा है। 2014 में जब सरकार बनी है, ये बात ठीक है कि पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार भाजपा ने बनाई और अहीरवाल ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। परंतु आप ये भी देखिए, जिस अहीरवाल के साथ सरकारें तो पहली भी बनी है, 2014 से पहले भी अहीरवाल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस के समय में जब राव इंद्रजीत सिंह जी कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, जब खूब बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खूब चुनाव होते थे खूब। परंतु उस समय अहीरवाल को मिला क्या था? अगर 2014 से पहले हम जाएं, हमारी हालत ये थी दक्षिणी हरियाणा में, नारनौल से महेंद्रगढ़ पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लगता था। शायद आप हिमांशु जी भूले नहीं होंगे, 8-8 फुट के गड्ढे यहाँ पर हुआ करते थे। कॉलेज में एमए की 2 से 3 क्लासें लगती थी। मेडिकल के नाम पर यहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी। बस डिपो में बसों के कंडक्टरों ने अपनी चाबियां छोड़ दी थी और नौकरी के नाम पर जो हमारे साथ भेदभाव होता था, किस प्रकार से अगर पूरे प्रदेश में 5000 नौकरी निकलनी है तो इस जिले को मुश्किल से 20 नौकरी मिलती थी और उसमें भी उनकी शर्तें होती थी कि फला होना चाहिए, डिमका होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। परंतु 2014 के बाद कितना बदलाव आया भाई? दक्षिणी हरियाणा ने तो उस समय भी कांग्रेस को भी बहुत साथ दिया था, परंतु कांग्रेस ने तो कुछ ही नहीं दिया। कांग्रेस ने इस क्षेत्र को निराशा दी, कांग्रेस ने इस क्षेत्र को हताशा दी, कांग्रेस ने इस क्षेत्र के माथे पर पिछड़ेपन का कलंक लगाया कि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जबकि हमारे छात्र जो बड़े मेधावी हैं, बड़े उत्कृष्ट हैं, आज हमारा क्षेत्र शिक्षा का हब कहा जाता है। तो क्षेत्र तो वो ही था, बच्चों में भी प्रतिभाएं थी। परंतु जब 2014 में पार्टी की सरकार बनी तो पार्टी ने ये तय किया, माननीय मनोहर लाल जी ने तय किया कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हरियाणा एक और हरियाणवी एक। क्योंकि एक मुख्यमंत्री के लिए भेद नहीं करना चाहिए कि ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र उसका है। तो उस क्षेत्र पे, उस तर्ज पे जब हरियाणा में विकास हुए, आज आप देखो आज क्या स्थिति है हमारी। आज पूरे जिला महेंद्रगढ़ में हाईवे का जाल बिछा हुआ है। आज जिला महेंद्रगढ़ के अंदर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया। आज नारनौल विधानसभा में, नारनौल कहो, नांगल चौधरी कहो, इस क्षेत्र को एक लॉजिस्टिक हब मिल गया, जिससे लॉजिस्टिक हब के बाद, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक उद्योग नहीं आएंगे। पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, रोड के नाम पर कुछ था ही नहीं, रेलवे के नाम पर भी कुछ नहीं था। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा तो लॉजिस्टिक हब भी आया, मेडिकल कॉलेज भी आए। आज पूरे हरियाणा में पैराग्लाइडिंग भी अगर कहीं होती है, हमारा जो हेलीपैड थी वो सिर्फ क्या काम आती थी, अगर कभी कोई मुख्यमंत्री आएगा तो एक हेलीकॉप्टर रुकेगा और अपने मुख्यमंत्री जी उतरेंगे और अपने गंतव्य पे जाएंगे और वापस चले जाएंगे। आज बाछोद में आप देखिए, बाहर से बच्चे आ रहे हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं, और किस प्रकार से स्काई ड्राइविंग कर रहे हैं और किस प्रकार से इस क्षेत्र को एक अलग पहचान मिली है। आप 152D देखिए, मेरे को अच्छे से ध्यान में 96-97 का तो कुरुक्षेत्र के अंदर पढ़ता था, LLB कर रहा था मैं। तब लोग पूछते कहाँ से हो, मैं कहता नारनौल। बोलो नारनौल कहाँ पड़ता है? फिर मेरे को बताना पड़ता गुड़गांवा से आगे धारूहेड़ा, फिर रेवाड़ी, फिर वो कहता अच्छा ठीक है। आज आप चंडीगढ़ से चलेंगे तो चंडीगढ़ में बोर्ड लगा हुआ है नारनौल इतना किलोमीटर। आज नारनौल में आप पंजाब से कनेक्टिविटी आपकी 152D से, पूरा पंजाब का आदमी चलता हुआ जब जयपुर जाता है तो नारनौल होकर के गुजरता है, बॉम्बे जाता है तो नारनौल होकर के गुजरता है। तो 152D की सौगात। इतने बदलाव नारनौल में आए हैं, इस क्षेत्र के अंदर आए हैं, जिसकी कल्पना, हिमांशु जी मैं ये कहूं कि अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगले 50 वर्षों में भी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमें इतने अच्छे रोड मिलेंगे, हमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हमें 24 घंटे बिजली मिलेगी, हमें मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और अभी तो एम्स का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, एम्स भी हमारे यहाँ बनने वाला है। तो एक ऐसा परिवर्तन जो 2014 के बाद हुआ,
उस परिवर्तन के आधार पर मैं कहता हूं कि अहीरवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और वो आपने देखा भी होगा लोकसभा चुनाव के अंदर दान सिंह जी महेंद्रगढ़ के विधायक हैं सम्मानित, वो महेंद्रगढ़ में जनता ने हरा दिया उनको, यहाँ हमने जिताकर 4 सीटों पर जिताकर भेजा है। तो अहीरवाल हमारे साथ खड़ा है क्योंकि उसका कारण है कि विकास किया है, बिना भेदभाव के किया है। और नौकरी, आज एक भर्ती में 500-500 नौकरियां जिला महेंद्रगढ़ के युवाओं को मिलती हैं, और वो भी बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, बिना पैसे के। और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए आप, पहले किसी भी अध्यापक को अगर ट्रांसफर करवाना होता तो वो बेचारा विधायक के घर चाय की डोली लेके खड़ा रहता था, दूध की डोली लेके खड़ा रहता था। आज एक बटन दबाने से ट्रांसफर पॉलिसी इतनी अच्छी आई। तो बहुत काम हुए इस क्षेत्र में। तो छोटे छोटे प्रश्न है मेरे। नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने से कुछ जीत के अंतर में वोटों का जो लाभ है वो इस इलाके में मिलेगा, और दूसरा राव इंद्रजीत सिंह का आपने जिक्र किया, तो मैं उनकी बेटी को पिछली बार टिकट नहीं मिला था, आरती राव टिकट मांग रही थी, अगर इस बार उनको टिकट नहीं मिलती है तो क्या लगता है कि उसका नुकसान भी भाजपा को हो सकता है? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है, दक्षिणी हरियाणा के भी। आपकी क्या राय है कि आरती राव को टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं? देखिए, ये जो फैसले हैं टिकट किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ, अभी की घटना है। पीछे नायब सिंह सैनी जी आए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, तो कोई टिकट का विषय आ गया, तो उन्होंने भी यही कहा था, बोले भाई टिकट तो किसकी पक्की है किसकी पक्की नहीं है ये तो संगठन जानता है, हमारे यहाँ तो संगठन तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वो तय करेगा कि किसको टिकट मिलेगा किसको टिकट नहीं मिलेगा। एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी सभी की अपेक्षाएं होती हैं, सभी की इच्छाएं होती है, सबको सारी इच्छाएं पूरी भी नहीं होती, परंतु संगठन तय करेगा कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर राव इंद्रजीत सिंह जी इस क्षेत्र के नहीं प्रदेश के बड़े नेताओं में हमारे शामिल हैं, और पार्टी ने उनको 3 बार सांसद भी बनाया है, पार्टी ने उनको तीसरी बार मंत्री भी बनाया है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर दक्षिणी हरियाणा में भाजपा के साथ ये क्षेत्र रहने वाला है। और जिस कार्यकर्ता को पार्टी अवसर देगी वो बड़ी जीत हासिल करेगा, चाहे वो आरती राव जी को अवसर मिले, चाहे वो किसी सीट पर किसी कार्यकर्ता को अवसर मिले, चाहे किसी सीट पर किसी कार्यकर्ता को अवसर मिले, जिसको अवसर मिलेगा दक्षिणी हरियाणा की जनता इस पार्टी के साथ खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा ने विकास को देखा है, विकास को जिया है, उसके सामने। आपने हमारे सभी सवालों का जवाब बखूबी दिया, तीखे सवालों का भी दिया, जो हमने घुमा फिरा के पूछे उनका भी दिया, उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अंतिम शब्दों के रूप में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें, आप अपना कोई मैसेज पास करना चाहें, अपनी कोई बात कहना चाहें, क्योंकि लोग आपको एक फायर ब्रांड के रूप में देखते हैं, लोगों को लगता है कि आप हमेशा सख्त से सख्त बात कहते हैं, जहां कहना होता है कहते हैं। बहुत सारे आप जब जिला अध्यक्ष रहे तब भी ऐसी बहुत सारी चीजें देखने में मिली कि आपने एग्रेसिवली काम किया, तो कुछ अंतिम शब्दों के रूप में आप देना चाहें तो आप अपना मैसेज हमारे दर्शकों को दे सकते हैं। पहले तो हिमांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खबर इंडिया लाइव का भी धन्यवाद करता हूं, दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। मेरा तो यही कहना है कि अगर 2014 के बाद का नारनौल, जो बदलाव का नारनौल हम लोगों ने देखा है, अगर हम चाहते हैं कि भाई ये विकास का पहिया ना रुके, नारनौल हरियाणा के परिदृश्य में एक नंबर पर आए, नारनौल की एक अलग पहचान है, अलग वो है, तो सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार अपना वोट दे करके भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाए, जिससे जो विकास जो पहले 2014 से पहले पिछड़ा नारनौल था, एकदम बैकवर्ड जो कहा जाता था, और उसके कारण भी वही लोग थे जो आज ये कहते हैं कि हमें हमारे को सरकार बना दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। परंतु मैं चाहता हूं कि शहर की जनता, पूरी विधानसभा और पूरे जिले में मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि मजबूत भाजपा ही विकास की सीढ़ी है, मजबूत भाजपा ही विकास और तरक्की की राह को खोलने का काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर तीसरी बार सरकार जनता के आशीर्वाद से बननी चाहिए, और जनता के आशीर्वाद से बनेगी, यही मेरी अपील है कि भाजपा को जिताइए और विकास को पाइए। हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे सख्त से सख्त सवालों का जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद, और सभी दर्शक देखते रहे खबर इंडिया लाइव को। चुनावी
यात्रा में हम और भी जो टिकट के दावेदार हैं अलग अलग पार्टियों के, उन लोगों से मिलते रहेंगे। आपको क्या लगता है, अगर कुछ आपकी राय है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में और हमारा जो नंबर स्क्रीन पर चलता रहता है उस पर आप भेज सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।